इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज, तो इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज बताए थे। तो सबसे पहले एलॉय फॉर्मेशन ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग एलॉय फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। हेडिंग देके लिखो कि क्या नंबर था, शायद 8 नंबर था या कुछ था। 8 नंबर में लिखो एलॉय फॉर्मेशन। तुमको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स ही एलॉय बनाते हैं। अगर कुछ जैसे टीन वगैरह एक दो गो एक्सेप्शनल छोड़ दें पी ब्लॉक एलिमेंट को, तो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट सब कभी एलॉय नहीं बनाता, इस चीज को याद रखना। पूछोगे क्यों? जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब देखोगे कभी एलॉय थेलॉय नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता है भाई? क्योंकि एलॉय मतलब कि दो या दो से अधिक मेटल का मिक्सिंग। और जैसे दो या दो से अधिक मेटल मिक्स होता है ना, तो दो या दो से अधिक मेटल जिसका एटॉमिक साइज लगभग बराबर होगा, सिर्फ वही मेटल्स आपस में मिक्स हो सकता है। ये बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? हम क्या बोल रहे हैं कि मेटल जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मान लो ये कोई मेटल है और इसमें ना ये दूसरा मेटल तुमको मिक्स करना है, तो बताओ, तो दोनों एटम का, दोनों मेटल के एटॉमिक साइज में बहुत लार्ज डिफरेंस है। तो लार्ज डिफरेंस है, तो बताओ, तो इस वाले मेटल में क्या ये वाला मेटल मिक्स हो पाएगा? कभी नहीं मिक्स हो पाएगा। तो लिथियम, सोडियम, ये सब जो है, इन सबों के एटॉमिक साइज का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि वो लार्ज डिफरेंस के वजह से ये एस ब्लॉक एलिमेंट या बाकी सब जो है वो तुम्हारा कभी एलॉय वगैरह बनाता है या फिर नहीं बनाता है, नहीं बनाता। एलॉय मतलब मिक्स नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में तुम अपने कॉपी को पलट के देखो, कल ही पढ़ाए थे एटॉमिक साइज, और उस एटॉमिक साइज में बताए थे 3D सीरीज का साइज जो होता है घटते जाता है, बीच में लगभग कांस्टेंट हो जाता है, लास्ट में थोड़ा बढ़ जाता है। 4D सीरीज का भी लगभग वही रहता है, इस तरह से थोड़ा बढ़ जाता है। 5D सीरीज का तो एकदम बराबर ही हो जाता है, 5D सीरीज और 4D सीरीज का बराबर। तो तुम क्या गौर करो कि जैसे यहाँ 3D सीरीज में जितना भी मेटल तुमको नजर आ रहा है, ये 3D सीरीज में तुमको जितना भी मेटल नजर आ रहा है ये 3D सीरीज में, तो तुम देखो सबका साइज अलग है, बीच में तो लगभग सेम ही हो जाता है। क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज का साइज तो सेम ही है, लेकिन अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं होता। हम कल दिखाए थे, इसका 114 है तो एक का 115, एक का 116, मतलब एटॉमिक साइज का डिफरेंस भी लार्ज होता है कि वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो चूंकि ट्रांजिशन मेटल्स का, अलग अलग ट्रांजिशन मेटल्स का एटॉमिक साइज लगभग लगभग बराबर होता है, इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स में एलॉय बनाने का क्षमता होता है। सिंस ट्रांजिशन मेटल्स, मेरे साथ साथ लिखना, सिंस ट्रांजिशन मेटल्स हैव अप्रॉक्स सेम एटॉमिक साइज, so that two or more transition metals mix together in appropriate ratio या proportion, in appropriate ratio or proportion to form a different kind of एलॉयस, कि एक डेफिनेट रेशियो में मिक्स होता है और अलग अलग तरह का एलॉय बनाता है। तो जैसे एक दो एलॉय का नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसका एग्जांपल में लिख सकते हो। जैसे तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, ब्रास, जैसे एक दो को लिख देते हैं। ब्रास बताओ, तो ब्रास किस किस मेटल का कंपोजिशन से बनता है? तो कॉपर और जिंक, Cu+Zn। ऐसे जिंक जो है नॉन ट्रांजिशन मेटल है, जिसको अंडरलाइन किए वो नॉन ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन फिर भी मिक्स होके बना लेता है। अब ब्रॉन्ज जो होता है, ये क्या है, कॉपर विथ टीन, ये भी नॉन ट्रांजिशन मेटल होता है, फिर भी बना लेता है कि नहीं? गन मेटल जो होता है, गन मेटल भी कॉपर का ही है। गन मेटल जो होता है उसमें क्या क्या रहता है, कॉपर, जिंक और टीन तीनों रहता है। कॉपर भी रहता है, जिंक भी रहता है और टीन भी रहता है। कॉपर लगभग हमको जहां तक याद है 88%, जिंक जो रहता है ये 2%, टीन जो रहता है वो 10% के आसपास रहता है। बेल मेटल जो है बहुत तरह का, ऐसा तुम लोग लिखना है, तुम लोग ने लिख लिख के लाना घर से।
ऐसे मेटलर्जी में भी ये सब चीज देखना होता है। लिख देते हैं, राइट द नेम एंड कंपोजिशन ऑफ अबाउट 25 लिखे, 30 लिखे, 30 डिफरेंट एलॉयज के, 30 ठो अलग अलग तरह का एलॉय। मेन मैटर समझ में आया कि एलॉय क्यों बनाता है ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में का एटॉमिक साइज लगभग लगभग बराबर, अलग अलग एटॉमिक साइज का ट्रांजिशन मेटल नहीं, एलॉय नहीं बना सकता। जैसे एल्यूमिनियम है, तुम जाना वेल्डिंग के दुकान में जाना, बोलना एल्यूमिनियम का बर्तन है थोड़ा वेल्डिंग कर दीजिए, तो एल्यूमिनियम का चदरा जो है फटा हुआ रहेगा, तो लोहा से वेल्डिंग का यो नहीं होगा। क्यों नहीं वेल्डिंग होता है? क्योंकि मिक्स होके एलॉय बनना है। एल्यूमिनियम का साइज काफी बड़ा होता है और जो आयरन का साइज काफी छोटा होता है, तो आयरन और एल्यूमिनियम मिक्स ही नहीं हो पाएगा। और मिक्स नहीं हो पाएगा तो बताओ, तो वेल्डिंग का प्रोसेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग लिख रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, छोटा छोटा सब चीज है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में ये खासियत होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल का क्रिस्टल एगो बनाते हैं बेरोजगारी में, ये तुम लोग देखे जी। चलो, ये एक हो जाता ना, यही मूड खराब हो जाता, नहीं होना है तो कोई और ना। ये जो है मान लो ट्रांजिशन मेटल का क्रिस्टल है, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, दिख रहा है? तो इस ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल में तुम देखो बहुत सारा इंटरस्टिशियल वॉइड बन जा रहा है। वॉइड करने का मतलब उसके बीच का वो खाली जगह जो है, उस खाली जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? वॉइड। कि ये जो है दिस इज क्रिस्टल ऑफ ट्रांजिशन मेटल, दिस इज व्हाट? ये जो है दिस इज व्हाट? क्रिस्टल ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल का क्रिस्टल है। और इस क्रिस्टल में यहाँ जो बीच में जो ये खाली जगह तुमको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट? इंटरस्टिशियल वॉइड। तुम लोग ये मेरे साथ साथ बनाना रहे, ये जो है इंटरस्टिशियल वॉइड है। तो इस इंटरस्टिशियल वॉइड में तुम्हारा कई सारा छोटा छोटा एटम ट्रैप हो सकता है, जैसे कि मान लो कार्बन का एटम ट्रैप हो गया। ये जो है क्या चीज है बताओ? ये सब जो है ट्रैप्ड एटम्स, यहाँ पर ये लिख रहे हैं हम, TRAPPED, एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा at interstitial sites, at interstitial sites, या void भी बोल सकते हैं। इंटरस्टिशियल साइट बोलो या फिर void बोलो, और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इन द क्रिस्टल ऑफ, नीचे लिखते जाना, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। इन द क्रिस्टल ऑफ ट्रांजिशन मेटल, there are large number of interstitial voids, इंटरस्टिशियल वॉइड्स आर प्रेजेंट, कि बहुत सारा इंटरस्टिशियल वॉइड जो होता है वो मौजूद है। लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन विच, large number of interstitial voids are present in which the small atoms, in which the small atoms like carbon, hydrogen, nitrogen, boron, etc. can be trapped, and the formed complex formed and the formed crystal is called, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? इंटरस्टिशियल
कंपाउंड्स। समझ में आया? इस तरह के कंपाउंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे कि इसका एग्जांपल भी हो सकता है, मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना तुम लोग? जैसे कि इसका एग्जांपल भी हो सकता है, वो क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? सुबह वाला क्लास क्यों मिस कर रहे हो भाई तुम लोग? सुबह नींद नहीं खुलती है क्या तुम लोगों को? सुबह 6 बजे एकदम हाजिर रहोगे कल से। इसमें जो एग्जांपल होता है वो है टाइटेनियम कार्बाइड। ऐसा हो सकता है जिसमें कार्बन घुस गया है। Mn4 जिसमें मान लो नाइट्रोजन घुस गया है। Fe3H, इसमें बोला आयरन के क्रिस्टल में क्या चीज घुस गया है बताओ? हाइड्रोजन घुस गया है। जैसे TiH1.7, तो ये सब जो होता है ना, इन सबों को नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड, इसको हम लोग नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड ये बोलते हैं। क्यों नॉन स्टैचोमेट्रिक बोलते हैं? क्योंकि इसमें फिक्स नहीं रहता है। जैसे टाइटेनियम 1.7 लिख दिया हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि कभी 1.7 भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें ऐसा जरूरी थोड़ा है कि एक एक एटम घुसेगा। एक एटम भी घुस सकता है, दो भी घुस सकता है, तीन भी घुस सकता है। ऐसा बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर रेशियो फिक्स नहीं होता। इस वजह से हम लोग इसको नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तुम ही सोचो कि बीच बीच इंटरस्टिशियल साइट में घुस गया तो बताओ, तो मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी डिक्रीजेस। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी डिक्रीज, मेरे साथ साथ लिखो, बाद में पढ़ के तो नहीं है लिख पाओगे। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी डिक्रीजेस, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, लिखे? टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ते चले जाता है। क्लियर हो रहा है? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। एमपी एंड बीपी इंक्रीजेस। हार्डनेस बढ़ जाता है। हार्डनेस जो होता है वो भी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कंडक्टिविटी रिटेन्स, ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल का कंडक्टिविटी घट जाएगा। कंडक्टिविटी रिटेन्स, RETAINS, कंडक्टिविटी रह जाता है। कंडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं। केमिकल गेट केमिकल इनर्टनेस, गेट केमिकल इनर्टनेस। इनर्टनेस कहने का मतलब क्या होता है? लेस कोरोजन, मतलब कोरोजन वगैरह होगा ज्यादा कि कम? कम। मतलब यहाँ पर ऐसा होने से कोरोजन का वैल्यू जो होता है वो बढ़ते जाता है कि घटते चले जाता है? घटते चले जाता है। हार्डनेस तो इतना होता है कि कुछ कुछ बोराइट्स तो, जैसे यहाँ हार्डनेस नहीं बोले बढ़ जाता है, तो कुछ कुछ बोराइट तो तुम सुने होगे डायमंड से भी ज्यादा हार्ड, इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये सब छोटा छोटा कहानी है क्या चीज को लेकर। अ, लोग ये पानी वानी पी लो। नहीं समझे कि ये सब जो है कुछ कुछ कहानी है क्या चीज को लेकर? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ना कैटालिटिक प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। हेडिंग देके लिखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। लिख लिए होगे मेरे साथ? हेडिंग देके लिखो। कोई नंबर होगा रे? 10 नंबर है क्या? CATALYTIC, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि कैटलिस्ट की तरह कैसे कैसे काम। तो ट्रांजिशन मेटल्स में ना एक विशेष खासियत होता है, सारे में नहीं। कुछ कुछ ट्रांजिशन मेटल जो होता है, जैसे कि तुम देखे होगे हैबर्स प्रोसेस में आयरन हम लोग कैटलिस्ट ले लेते हैं। ऑस्टवाल प्रोसेस में प्लैटिनम ले लेते हैं कैटलिस्ट। ऐसे तो याद नहीं होगा, लेकिन तुम लोग अगर ध्यान रखो तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है वो अच्छा कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सिर्फ ट्रांजिशन मेटल नहीं, उसका कंपाउंड भी। जैसे कि तुम याद रखोगे तो V2O5 हम लोग इस्तेमाल करते थे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो मतलब ट्रांजिशन मेटल और उसका कंपाउंड जो होता है वो भी अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों? तो दो वजह होता है। एक वजह तो होता है इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की क्षमता, और दूसरा वजह जो इसमें होता है
में, वो दूसरा वजह ये होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होता है इसमें क्या बात होता है, ट्रांजिशन मेटल्स, लिखते जाना, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, transition metals and their compounds act as very powerful transition metals and their compounds act as very powerful catalyst। transition metal और उसका compound जो होता है वो बहुत ही तगड़े कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज वेरी पावरफुल कैटलिस्ट। क्यों? ड्यू टू दो बात हम यहाँ पे लिखेंगे। देयर एबिलिटी टू एग्जिस्ट in more than one variable oxidation state, कि ट्रांजिशन मेटल एक से अधिक तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है इस वजह से, और दूसरा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है इस वजह से। तो जो एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है उसका एक एग्जांपल पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे SO2 है प्लस हाफ O2 है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर V2O5 कैटलिस्ट लिए, तो ये क्या बन गया SO3। और इस प्रोसेस का नाम क्या है बताओ? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ V2O5 जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम। इसको, इस रिएक्शन को अगर स्टेप वाइज मैनर में हम लोग लिखें तो क्या हुआ होगा एक्चुअली। तो स्टेप 1 में दरअसल होता क्या है कि V2O5 दरअसल SO2 को अपना एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और SO2 कन्वर्ट हो जाता है SO3 में और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है V2O4। और फिर स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो V2O4 है वो हाफ ऑक्सीजन ले लेता है और बन क्या जाता है बताओ? V2O5। तो ये जो वेनेडियम जो है तुम्हारा एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इसको रहने का क्षमता था, +5 से +4 हो गया और फिर बाद में +4 से +5 हो गया, तभी तो ये वेनेडियम जो है कैटलिस्ट की तरह काम कर पाया। ये वेनेडियम जो है ये कैटलिस्ट की तरह क्यों काम कर पाया? वेनेडियम जो है कैटलिस्ट की तरह इस वजह से इसलिए काम कर पाया क्योंकि वेनेडियम जो होता है, वेनेडियम कैटलिस्ट की तरह क्यों काम कर पाया? वेनेडियम कैटलिस्ट की तरह इसलिए काम कर पाया क्योंकि वेनेडियम में एक से अधिक तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने का क्षमता है। समझे बात को? फिर दूसरा बात, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स प्रोवाइड because transition metals provide specific surface area for adsorption of reactant molecule, because transition metals provide specific surface area for adsorption of reactant molecule, कि reactant molecule के adsorption के लिए, और adsorption of reactant molecule because transition metal provide specific surface area for adsorption of reactant molecule। इसको हम लोग सरफेस कैटालाइसिस भी बोलते हैं, लाइसिस, या इसी को हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कैटालाइसिस। दरअसल कैटालाइसिस के दौरान जैसे ये है N2 + 3H2 से 2NH3 जो बनता है, तो यहाँ जो ये आयरन कैटलिस्ट है, तो आयरन कैटलिस्ट के सरफेस पर ये जो है दिस इज द सरफेस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। ये आयरन, ये जो है आयरन का सरफेस है, सरफेस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट। और इस पर ये N2 वगैरह जो होता है ना, ये N2 और H2 जो होता है इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्ब होने के बाद जाकर यहाँ पर कैटालाइसिस या रिएक्शन का फिनोमेनन होता है।
तो ये सारा प्रोसेस तभी हो पाता है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में एडजॉर्ब करने का क्षमता होता है। यानी कि तुमसे अगर पूछेगा कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट, तो तुम जवाब दोगे क्योंकि ट्रांजिशन मेटल एक से अधिक तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। ट्रांजिशन मेटल चूंकि एक से अधिक तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। और दूसरा तुमको क्या याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल एक से अधिक कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, और ट्रांजिशन मेटल सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फेनोमेनन ऑफ कैटालिसिस। क्लियर है? खत्म हो गया। इसके बाद है शायद लास्ट, मैग्नेटिक बिहेवियर। हेडिंग देके लिखो, हेडिंग देके लिखो मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो? तो ट्रांजिशन मेटल्स में ये खासियत होता है कि उसके पास डी ऑर्बिटल में बहुत सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वाजिब है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron, due to presence of unpaired electron in d orbitals of transition metals, their ions, transition metals, their ions and their compounds, कि उसके आयन में उसके कंपाउंड में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, देयर आयंस एंड देयर कंपाउंड्स, कि उसके आयन में उसके कंपाउंड में दे एग्जिबिट magnetic behavior that is paramagnetism। पैरामैग्नेटिज्म, और ये छोटा छोटा बात तो तुम लोग जानते ही होंगे। और वो छोटा छोटा बात क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू ऑफ सच स्पेसीज कैन बी गिवन एज, कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इस तरह के स्पेसीज का वो दिया जा सकता है। वो कैसे? म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट। म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटन। ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, म्यू बराबर रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटन। ठीक है? तो हेयर हेयर एन बराबर क्या है बताओ? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ एन जो है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ एन जो है ये क्या चीज है बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाकी तो तुम जानते हो। इफ म्यू बराबर जीरो कब होगा? एन बराबर जीरो तो ये डायामैग्नेटिक। और इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा बताओ? जब एन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये जो सब्सटेंस होगा, ये सब्सटेंस जो होगा दिस विल बिकम्स पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो जो है ये सब्सटेंस जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कि कभी ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाता है और कभी कभी ये सब्सटेंस जो होता है वो कैसा हो जाता है बताओ? डायमैग्नेटिक। एक टॉपिक और है, और वो है तुम्हारा ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। कि ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायन की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स में ना बहुत तरह के ऑक्साइड या ऑक्सो एनायन बनाने का क्षमता होता है। इतना लिख लियो शायद तुम लोग, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। इसके बाद लिखो हेडिंग देके, वेरी गुड। लिखो हेडिंग देके लिखना, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है ना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कई तरह का ऑक्साइड या ऑक्सीजन है। Since transition metals,
सिंस ट्रांजिशन मेटल्स आर, क्या होगा ट्रांजिशन मेटल्स आर, सिंस ट्रांजिशन मेटल्स आर highly electropositive, so they all have strong tendency to react with oxygen. Since transition metals are highly electropositive, so they all have a strong tendency to react with oxygen to give oxides and oxoanions. क्या चीज देता है बताओ, ऑक्साइड देता है या फिर ऑक्सोएनायंस देता है। क्लियर है कि कई तरह का ऑक्साइड या ऑक्सोएनायंस देता है। और ये जो ऑक्साइड है ना, में भी एसिडिक भी हो सकता है, एसिडिक और बेसिक और एम्फोथेरिक भी हो सकता है। देखो एक यही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में पढ़ना। दरअसल होता क्या है ना कि मेटल का ऑक्साइड हर कोई समझता है, मेटल का ऑक्साइड में हर कोई समझ लेता है ना कि वो तुम्हारा बेसिक ही होगा। लेकिन ट्रांजिशन मेटल का कई सारा ऑक्साइड जो होता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, कभी एसिडिक भी हो सकता है, कभी बेसिक भी हो सकता है, और कभी एम्फोथेरिक भी हो सकता है। जैसे कि तुम देखो यहाँ, ये अपने पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, और ये है अपने पास जिंक। जैसे इतना सारा मेटल हम तुमको यहाँ पर लिख दिए। इन सारे मेटल का ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो स्कैंडियम तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो Sc2O3। हम ना ब्रैकेट में यहाँ पर ABC करके लिख दे रहे हैं। अगर ए लिखे हैं तो ए कहने का मतलब है एसिडिक, बी मतलब बेसिक, और सी लिख देंगे तो मतलब एम्फोथेरिक। तो Sc2O3 जो होता है ना, ये बेसिक होता है, याद रखना। टाइटेनियम जो होता है वो तीन तीन तरह का ऑक्साइड बनाता है। वो क्या क्या बनाता है तो याद रखना, TiO भी बनाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर खुद से निकाल लेना, TiO में टाइटेनियम का +2, और ये बेसिक होता है, याद रखना। Ti2O3 जो है ये भी बेसिक होता है, और TiO2 जो है, सी लिखने का मतलब एम्फोथेरिक, याद रखना। ठीक है। वेनेडियम भी बनाता है VO तो डेफिनेटली बेसिक है। V2O3 भी बेसिक है। उसके बाद VO2 भी बनाएगा, और VO2 जो होता है ये एम्फोथेरिक होता है भाई, याद रखना। और V2O5 जो होता है ये भी एम्फोथेरिक हो जाता है, याद रहेगा ना। CRO क्रोमियम जो होता है, CRO क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक है। उसके बाद Cr2O3 जो है वो एम्फोथेरिक होता है। मेरे साथ साथ लिखते जाओ। CrO2 जो है ये भी एम्फोथेरिक होता है। यही तुम जब ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना तो यही सब क्वेश्चन मिलेगा। तो सबका याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन CrO2 जो है वो एम्फोथेरिक है। और लेकिन CrO3 जो है ना, दिस इज एसिडिक। ए मैग्नीज भी कई तरह का ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीज तो ढेर सारा बनाता है। MnO ये तो डेफिनेटली बेसिक होगा। हम कैसे याद रखते हैं जानते हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना वो बेसिक है, याद हुआ। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या रहेगा, बेसिक। बीच वाला एम्फोथेरिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक। जैसे MnO बेसिक है, Mn2O3 जो है ये भी बेसिक तुमको नजर आएगा। ये लिखवा दे रहे हैं। देखो 1 मिनट में देख के आ जाना, क्या है कि समय खत्म हो रहा है, हमको खत्म करना है। हो गया, हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें स्कैंडियम मैग्नीज में, Mn2O3 जो है ये भी बेसिक है। Mn3O4 जो है, Mn3O4 जो है दिस इज एम्फोथेरिक, Mn3O4। MnO2 जो है ये भी एम्फोथेरिक होता है। एम्फोथेरिक मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ ट्रीट करे वो। और Mn2O7 जो है दिस इज एसिडिक।
आयरन जो है वो भी कई तरह का ऑक्साइड बनाता है। तो आयरन में FeO तो पक्का बेसिक है, FeO पक्का बेसिक है। Fe2O3 ये तुम्हारा एम्फोथेरिक हो जाता है, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है। और Fe3O4 जो है, Fe3O4 हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है और ये बेसिक होता है, याद रखना। कोबाल्ट जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्साइड बनाता है जो बेसिक होता है। निकेल भी एक ही तरह का ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो तो जल्दी से हटाएंगे। CO2O जो है ये भी बेसिक होता है, लेकिन CuO जो है दिस इज एम्फोथेरिक, याद रखना। ZnO जो है दिस इज एम्फोथेरिक। जिंक ऑक्साइड तो हर किसी को पता है एम्फोथेरिक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीचे लिखते चले जाना पॉइंट पॉइंट करके कि among the different oxide, among the different oxide of a particular metal, किसी पर्टिकुलर मेटल के डिफरेंट ऑक्साइड में क्या होता है, एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। और एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो द पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। पोलराइजिंग पावर को ही बोलते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीजेस, लेकिन आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। यानी कि कम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ना तो मोर आयनिक रहेगा, कम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा तो कम ज्यादा आयनिक रहेगा, और ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा तो कम आयनिक होगा। ये बात भी याद रखना। ट्रांजिशन मेटल ना बहुत तरह का ऑक्सो एनायंस भी बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स ऑल्सो फॉर्म, also form various oxoanions like, oxoanion क्या होता है, oxoanions भी बनाता है कई तरह का, जैसे VO, VO2 माइनस, दिख रहा है तुमको, VO2 प्लस, कैटायन भी बना सकते हैं। VO2 प्लस भी होता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर दरअसल देखना है। VO माइनस, जैसे CrO2, CrO2 माइनस, CrO2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, एटसेट्रा। इस तरह का कई सारा एनायन बनाता है और ये सब का सब कलर्ड होता है। दे ऑल आर कलर्ड। ये सब जितना भी ऑक्सो एनायन होता है ना, ये सब का सब कलर्ड एनायंस जो होता है ये होता है। तो ये सब जो था क्या चीज था, ट्रांजिशन मेटल का प्रॉपर्टीज। तुम लोग अगर मेरे साथ हो अभी यहाँ पर और मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो एक बार ना, जब 5 मिनट बचा हुआ है, 4 मिनट, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े। और ट्रांजिशन मेटल में सिर्फ और सिर्फ पढ़े हैं जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन मेटल। उसमें हम सबसे पहले लिखवाए थे मेटालिक कैरेक्टर। अपने कॉपी में शुरू से जाओ, एक बार खाली देख लो कि मेटालिक कैरेक्टर, इसके बाद दोबारा नहीं आना है। बस आज का क्लास यहीं पर खत्म कर रहे हैं हम लोग। और कल जो है ना इसमें बच पढ़ना है KMnO4 और K2Cr2O7 का कंपाउंड। वो चूंकि इंपॉर्टेंट है और स्पेशल क्लास उसके लिए होना चाहिए, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करने के लिए कल के क्लास में लेंगे। आज अधूरा रह जाएगा, इसी वजह से उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कल जो है 2 बजे KMnO4 और K2Cr2O7 पढ़ाएंगे। अभी तुम लोग सिर्फ मिला लो कि अभी जो ट्रांजिशन मेटल के प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। मेटालिक कैरेक्टर हम लोग देखे थे। मेटालिक कैरेक्टर देखने के बाद हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन देखे थे। फिर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का वेरिएशन देखे थे। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन देखे थे। और ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन देखे थे। तो ये 5 गो में ना इंपॉर्टेंट लिख लेना। और छठा जो अभी ऑक्साइड और ऑक्सो एनायंस लिखे ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो ऑक्साइड और ऑक्सो एनायन लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है।
और बाकी ये सब ना बच्चा बच्चा सब चीजें, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिखवाए होंगे, कलर्ड कॉम्प्लेक्स लिखवाए होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखवाए होंगे, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज लिखवाए होंगे। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज देखा जाता है कुछ, इंडस्ट्रियल कंपाउंड लिखवाए होंगे, एलॉय लिखवाए होंगे। ये सब आसान आसान चीज है और इसको तो हम लोग इजिली याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी रटने वाला चैप्टर है, जितना ज्यादा कॉपी अच्छे से लिखा हुआ रहेगा तभी तो याद कर पाओगे। एनसीईआरटी से जल्दी याद नहीं हो पाता, परेशान हो जाता है। तो इसीलिए इस कॉपी को अच्छे से, अगर नहीं कंप्लीट किया हो तो अच्छे से कंप्लीट करो। और कल जो है हम लोग केएमएनओ4 और K2CR2O7 के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, ठीक है। रहने दो। वो क्या बोलते हैं, टाटा बाय बाय। कॉपी अच्छे से कंप्लीट कर लेते, और कॉपी याद करने की कोशिश करो, आज ही याद करो। आज ही इस सारे कॉपी को याद करो, नहीं कल तो खत्म नहीं हो पाएगा। कल केएमएनओ4 और K2CR2O7 करेंगे, फिर एप ब्लॉक एलिमेंट भी तो पढ़ना है, ठीक है। चलो बाय। एक बार कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसी पेज में था कि दूसरे पर पेज में? कॉम्प्लेक्स जल्दी से बताओ तो, क्यों ये कॉम्प्लेक्स बनाता है? तो दो वजह हम लिखे थे, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ट्रांजिशन मेटल्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इसका बहुत ज्यादा होता है। ट्रांजिशन मेटल में वैकेंट डी ऑर्बिटल और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के वजह से ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है। दूसरा चीज कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो सच्चाई में यहाँ पर जो एक स्लाइड में तुमको जितना नजर आ रहा है इतना तो नहीं पढ़ना है, इससे कहीं ज्यादा पढ़ना है। और कहीं ज्यादा जो है वही, इसी वजह से तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि एक पूरा का पूरा चैप्टर जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। रहने दो, आज नहीं अगले दिन से करते हैं। कल जो है क्या चीज शुरू करेंगे बताओ? कल जो है हम लोग शुरू करेंगे KMNO4 और K2CR2O7।